सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर अपनी मेहनत का पैसा लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस का। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक ओनर को ख़रीदने के बाद इससे क्या क्या सेटिस्फेक्शन हुई और किस किस चीज़ में वो अनसेटिस्फाइड है, सारी बातें करेंगे। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं भाई दिव्यांश जी का। दिव्यांश जी कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। समय देने के लिए धन्यवाद, और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। दिव्यांश जी मेरठ से हैं, पानीपत आए हुए थे, मुझे मिल गए, मैंने रोक लिया, मैंने कहा भाई साहब बहुत किलोमीटर अपनी कार चला चुके हो, एक रिव्यू ही दे दो ऑनेस्ट सा। तो इन्होंने हाँ कर दी। इनका थैंक यू आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो सर पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, इतनी सारी गाड़ियाँ थी मार्केट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, मिड साइज एसयूवी में, क्रेटा सेल्टोस तक आ जाती है इस बजट में, जी जी, ब्रेजा, नेक्सॉन, ग्रैंड विटारा, पता नहीं क्या क्या। जी जी। आपने सब कुछ छोड़ते हुए नई नवेली विक्टोरिस ले ली, ऐसा रिस्क क्यों लिया, पहले ये बता दो। पहले क्या है, मैंने टेस्ट ड्राइव सबकी करी है क्योंकि मेरा बजट था कि मुझे 11 लाख तक ही लेनी थी। ठीक है। तो मैंने ब्रेजा का ही फाइनल किया हुआ था कि ब्रेजा लूँगा बेस में। ओके। फिर मैंने इसकी भी टेस्ट ड्राइव करी, मैंने फीचर्स देखे, सब कुछ चला के देखी, फिर मैंने वीडियोस भी देखी इसकी। ठीक है। तो मुझे यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। इसके लिए बस थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ गया। थोड़ा सा बजट भाई साहब को बढ़ाना पड़ गया, लेकिन काट पीट के फिर ये ले ली। यार लग भी प्यारी रही है, ब्रेजा से काफ़ी बड़ी है, पीछे से भी इसकी लेंथ बड़ी है, चौड़ी भी है, स्पेशियस भी है, सारी बातें भाई साहब से करते हैं। एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट लिया इसका? ये बेस वेरिएंट ही है सीएनजी में। ठीक है, ये इसका LXi CNG वेरिएंट है। CNG सुन के पेट्रोल वाले मत भाग जाना, इसी वीडियो में दोनों का आपको मैं कंक्लूजन दे दूंगा कि CNG में कैसी है, पेट्रोल में कैसी है, लेकिन LXi वेरिएंट लिया। अब ये बता दो कि जो LXi वेरिएंट लिया है CNG में, कितने का ऑन रोड आया है? ये मुझे 13,80,000 का पड़ा है ऑन रोड। नहीं 13 लाख रुपए का ही पड़ता है आपको, 13,80 का। ये था कि मैंने भी ऑनलाइन देखा था कि वही 12-13 के आसपास का पड़ेगा, लेकिन कंपनी में जब गए उन्होंने बताया कि नई गाड़ी लॉन्च हुई है। हाँ। तो कुछ डिस्काउंट भी नहीं होगा। ठीक है। और एसेसरी ज़रूर लेनी होगी। ओके। और एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर करानी पड़ेगी। अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरी भाई साहब को लेनी पड़ गई, और डिस्काउंट मिला नहीं 54 का भी। तो वही 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो गए। 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो गए, और इंश्योरेंस में भी डिस्काउंट नहीं मिला होगा। इंश्योरेंस में भी कोई डिस्काउंट नहीं मिला। यही होता है, नई नवेली गाड़ी का भाई साहब ने रिस्क भी लिया कि मैं नई कार ले रहा हूँ, अभी पता नहीं रियल वर्ल्ड इसका रिव्यू क्या रहेगा, ऊपर से डिस्काउंट भी नहीं मिला, और ऊपर से एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरी भी आपको लेनी पड़ गई। मन था या नहीं था, लेनी पड़ गई। हाँ। अगर आप इसका बिना एसेसरी और एक्सटेंडेड वारंटी के पानीपत में ऑन रोड लेंगे तो आपको समवेयर अराउंड 13-13.25 लाख का CNG LXi पड़ेगा, और 1 लाख रुपए सस्ता आपको इसका नॉर्मल LXi वेरिएंट पड़ेगा, यानी कि 12.25 का। ठीक है, LXi वेरिएंट ले लिया, बेस वेरिएंट ले लिया, वैल्यू फॉर मनी है। क्यों है, क्या क्या मिला आपको इसमें? किसी भी बेस वेरिएंट में मुझे स्टीरियो नहीं था, एक तो स्टीरियो दे रखा है इसमें। ठीक है। आगे 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, और AC का वेंट पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है। तो मुझे ये भी थोड़ा सही लगा। मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब बोल गए ऐसी चाबी मिल रही है स्मार्ट की, ये यहाँ पे डाल के रखो, और यहाँ पे सेंसर से ही एंट्री कर लो, और ऊपर से यहीं से अनलॉक हो जाती है। पुश बटन मिलता है आपको इस कार के अंदर, जस्ट लाइक ग्रैंड विटारा। ब्रेजा में ये चीज़ें नहीं मिलती। सेम ग्रैंड विटारा में जो चीज़ें मिलती है सारी आपको इस कार में मिलती है। ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट में यही सब मिलता है, लेकिन वहाँ बेस वेरिएंट में CNG नहीं मिलती। ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट लेने पे जो लेते हो सब कुछ मिलता है, 2 चीज़ें नहीं मिलती। हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं मिल रही, पहली चीज़ तो ये। इसमें आपको स्टीरियो प्लस 2 स्पीकर मिलते हैं जी, यानी कि, और ये जो ORVM है अंदर से हाथ से बंद होते हैं ये, बट ये एडजस्ट यहाँ पे स्टिक दे रखी है, इससे हो जाते हैं, है ना। अब मेरे 2 ज़रूरी सवाल है आपसे जी। स्टीरियो मिला, लेकिन मिले उसके साथ सिर्फ 2 स्पीकर, तो 2 स्पीकर से काम चला लोगे कि 4 कराने पड़ेंगे? ऐसी ज़रूरत तो नहीं लगती है, क्योंकि मैं पीछे आज तक बैठा नहीं सर। ठीक है। तो जो पीछे बैठेगा वो तो शिकायत करेगा ही कि पीछे आवाज़ अच्छी रही है, तो पीछे लगवाने ही पड़ेंगे। पीछे लगवाने पड़ेंगे। जैसे हम सोचते हो ना कि हमें एक कार लेके, बेस वेरिएंट लेके कुछ नहीं कराना पड़ेगा, भाई इसमें करवाना पड़ेगा। 2-3 काम इसमें कराने पड़ेंगे, भाई साहब बताएंगे क्या क्या आप करवाने वाले हो इस कार में। एक तो स्पीकर, ठीक है, और
टेल लाइट इसमें कनेक्टिंग नहीं दी है। बेस वेरिएंट में कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं दी, तो आप यहाँ पे एक टेल लाइट लगवाओगे, पीछे के 2 स्पीकर लगवाओगे और ये इसको कलर कराओगे, ये भी कलर कराएंगे, ये भी कलर कराओगे क्योंकि बेस वेरिएंट में ये दोनों मैट ब्लैक आते हैं, इनको आप या वाइट ही कराओगे जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होता है छोटा सा, मारुति ने अपने बेस वेरिएंट में हमें गाड़ी दे दी, सारे फीचर दे दिए, वी आर थैंकफुल टू देम जी। बट अगर ये माइनर सी चीज़ें और हो जाए, जैसे पीछे के 2 स्पीकर 5000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, पीछे के 2 स्पीकर दे दो, 5000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, इसको पेंट कर दो, तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि हर इंसान को ये काम कराने ही कराने पड़ रहे हैं और वो कराएगा ही कराएगा, बिना कराए रुकेगा नहीं, है ना। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपको फ्रंट में हेलोजन बेस्ड बल्ब मिले हैं, हाँ ये एलईडी कराने, ये एलईडी कराओगे आप? मैं तो कराऊंगा। ठीक है। इसका थ्रो कैसा है हाईवे पे और सिटी में? बढ़िया है। हाँ एकदम अच्छी है। ठीक है। आपने बोला 23-24 हज़ार की मैंने एसेसरी ली है, उस एसेसरी में आपने क्या क्या लिया है? मुझे एसेसरीज में मिली है सीट कवर लिया आपने उस एसेसरी में, मैट और बॉडी कवर और वाइजर और रेन वाइजर और एक रियर पार्किंग कैमरा भी लिया होगा। ये सब 23,000 में आपका आ गया। फिर तो देखो वर्थ इट है। बाहर जाओगे, इधर उधर से सामान लगवाओगे, उस सामान की रिलायबिलिटी भी 1-2 साल होती है। यहाँ 23,000 लगा के ये 5-5 साल इनके कलर नहीं उड़ते, अगर ये फैक्ट्री फिटेड या ओरिजिनल लिया है तो। बाहर वाला इससे 1/3 प्राइस पे मिल जाएगा, बट वहाँ पे 1-2 साल बाद कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है जी, है ना। 12 लाख लगा दिए तो 10-20 हज़ार को क्या देखना, वो वाली बात हो जाती है। ये आपने एसेसरी में लिए जी। ठीक है। अब ना इस कार में सबको एक चीज़ दिखा देते हैं, वैसे तो सबने देख ली होगी, हम ही लेट है, बाकी सबने तो वीडियोस डाल दी थी। देखो यहाँ पे आपको CNG कार है, लेकिन CNG का हम्प बना हुआ है क्योंकि सिलेंडर इसका नीचे है CNG का। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन है, CNG सिलेंडर को लेके मिथ्या है, ये फटेगा, इस पे रोड़े लगेंगे, ये ख़राब होगा। आपका क्या कहना है? तो कार काफ़ी ऊंची है, तो आज अभी तक तो मैंने 2500 चला लिया, अभी तक कहीं लगी नहीं है नीचे। ठीक है। पर पहाड़ों की बात अलग होती है, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला है कि बहुत हमने थिक कर रखी है उसको, तो वो फटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी लगे। उस पे एक बॉडी कवर है। हाँ, तो उनका तो ये कहना है, उन्होंने तो सफाई दे रखी है। प्रैक्टिकली जितनी आपने चलाई, आपके भी सिलेंडर में कुछ आगे लगा नहीं है अभी तक नहीं। फ्यूचर का देखेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, पेट्रोल में ये कार आपको जो बूट स्पेस दे रही है, दैट इज समवेयर अराउंड 439 लीटर, 439 लीटर का पेट्रोल में बूट स्पेस मिलता है। CNG में इस कार में आपको 320 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कईयों को लग रहा होगा कि बूट स्पेस पेट्रोल वाली का भी बराबर है, CNG वाली का बराबर है, ऐसा नहीं है। इसका CNG में बूट स्पेस 320 लीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर ये निकाल के दिखाऊं, अच्छा खासा बूट स्पेस है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेपनी नहीं मिल रही। स्टेपनी नहीं है। अब उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इंडियन कस्टमर को तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। स्टेपनी ज़रूरी है, वो तो अगर टायर फट गया फिर तो कुछ कर नहीं सकते। बस इसमें अगर पंचर हो गया तो पंचर किट दे रखी है। तो क्या पंचर किट है, मतलब कितनी रिलायबल है वो पंचर किट, क्या सीन है उसका? अभी तक यूज़ तो नहीं किया है, उन्होंने मुझे ब्रीफ ही किया था कि कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, कैसे? ये पंप है, हाँ, इस पंप को टायर पे लगाना होता है। हाँ, और वहाँ से कनेक्ट कर दिया कार के अंदर से। ठीक है। और ये बोतल दी हुई है, हाँ, इसको इस पे लगाना होता है। ये इसको खोल लिया, इस बोतल को यहाँ लगा दिया। हाँ, तो बस फिर पंप स्टार्ट करके पंचर ऑटोमेटिकली लग जाता है। अच्छा, पंचर ही ऑटोमेटिक लग जाएगा? कोई सुआ सा घुसा के वो नहीं करना पड़ता? कोई मेहनत नहीं करनी है, पंचर मतलब एक केमिकल है जो हवा में मिल जाएगा और जहाँ पे सुराख है उसमें अपने आप जाके फंस जाएगा। इजी है भाई फिर तो। फिर इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं, कोई नहीं, लास्ट में आपका सारा कुछ मैं सेट करा दूंगा। पार्सल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन आपको यहाँ पे रियर सीट्स देखोगे ना, उसमें 60-40 का स्प्लिट प्लस तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल रहे हैं और 60-40 का स्प्लिट मिल रहा है। ठीक है, और मतलब काट पीट के अच्छा है। अब इसके इंजन को लेके बता दो। अच्छी बात क्या है कि इसमें 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। आपकी ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, ब्रीजा, XL6, एर्टिगा और बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी वो इंजन शेयर हो रहा है जी। 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर इंजन है, उसकी रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको कैसा लगा? लेकिन परफॉर्मेंस वैसे मैं बता दूं, पेट्रोल में वो गाड़ी मैक्सिमम पावर 102 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 139 Nm ये निकालती है। आपको रियल वर्ल्ड में ये इंजन की परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट कैसी लगी? मुझे वैसे तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने स्विच फोर्ड से किया है ना। ठीक है। तो बस वो थोड़ी कमी टर्बो इंजन से CNG इंजन पे आने पे थोड़ी कमी महसूस होती है ओवरटेक करते हुए। ओके, मतलब एक पुश नहीं है। हाँ, पुश नहीं है।
मतलब अगर आप जिसको शौक है ना, मैं पंजा दबाऊं और मेरी कमर हाँ, लगे पीछे सीट को, पे, वो नहीं है। वो नहीं है, बट वैसे ठीक है। हाँ वैसे बढ़िया, स्मूथ है। है बहुत। अंडर पावर तो नहीं है, चढ़ जाती है कहीं भी। अंडर पावर नहीं है, बट एक पुश नहीं है। हाँ पुश नहीं है। ठीक है, बाकी ये इंजन बड़ा रिलायबल है, कहने मतलब एक जेंटलमैन पारिवारिक सा इंजन है। हाँ लोंडे लपेटो वाला इंजन नहीं है इतना, हाँ। जिनको उड़ने भागने की आदत है। सीएनजी पे यही इंजन की परफॉर्मेंस डिप होती है। सीएनजी पे ये मैक्सिमम पावर 88 bhp और टॉर्क निकालता है 121 Nm की। सीएनजी पे आपको क्या लगा, पहले तो ये बताओ, सीएनजी पे ये इंजन शोर मचा रहा है या उतना ही रिफाइंड है? नहीं, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत है, उतना ही। हाँ शांत। और जो सीएनजी पे इसकी परफॉर्मेंस है, सीएनजी पे पेट्रोल से ज़्यादा डिप करता है ओवरटेकिंग और प्रॉब्लम में कि नहीं? कुछ ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। आपको सीएनजी और पेट्रोल की परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ? नहीं। टॉप स्पीड अब तक इस इंजन को कितनी लेके गए हो? 120। 120 लेकर गए हो। 120 पे स्टेबल था? स्टेबल था। तो आपको लगा कि भाई इससे कितनी भाग सकती थी ये कार? और भी भाग सकती थी, पर मुझे 120 पे ऐसा लगा था कि और सही नहीं रहेगा। और सही नहीं रहेगा। अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट थी ना पहले, हाँ उसमें क्या लगता था कितने की स्पीड तक सही है? मैं तो 150 भी ले जाता था। 150 भी ले जाती थी। और स्टेबल ये अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट जितनी लगी कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। अगर ज़्यादा स्पीड पे है तो उस जितनी नहीं है, वरना तो है, बहुत स्टेबल है। ठीक है, बहुत स्टेबल है, पर जो जर्मन कार है या फोर्ड है या और भी कोई गाड़ी है, उन्हें इतनी स्टेबल नहीं फील होती। मारुति होती है। पर ये है कि सब कुछ फुलफिल कर दे। कैबिन इंसुलेशन मिल रहा है, और सीएनजी इस तरीके से है कहीं नज़र ही नहीं आ रही कि कहाँ सीएनजी है कहाँ नहीं। उनसे बेटर है, जैसे होंडा है या निसान है, वो आपको रेट्रोफिट सीएनजी देते हैं। काम करने का बहुत जगह दे दिया है, अगर कुछ खराब होता है स्पेस। हाँ, अगर कुछ खराब होता है तो बड़ा स्पेशियस सा है। ये गाड़ी कहते हैं 5 स्टार रेटिंग दे रही है। 5 स्टार दे रही है। अभी मैंने इसका हुड उठाया भाई, कसम से भारी था, मतलब सच्ची में भारी है भाई ये। आपको बिल्ड क्वालिटी को लेके लगता है कि 5 स्टार सच्ची में है, और या बस अभी एक्सीडेंट तो हुआ नहीं? एक्सीडेंट होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई। वैसे मैं आपको यहाँ पे सच्ची में बता रहा हूँ, मेरे घर पे ग्रैंड विटारा है, उससे ज़्यादा बेटर इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी फील हो रही है। ब्रेजा से और ग्रैंड विटारा से सच्ची में ये बेटर और इम्प्रूव्ड है, इस चीज़ में डाउट है नहीं। वैसे जी 5 गियर है भाई साहब इंजन में, 6 नहीं है, उसका क्या कहना है? वो भी है थोड़ा, मुझे भी उसकी कमी फील होती है कि 6 गियर होने चाहिए थे 1.5 लीटर में। हाँ। तो 5 ही गियर दिए हुए हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा हाई आरपीएम पे हाँ, जाती RPM है। माइलेज ये गाड़ी फिर भी दे रही है, लेकिन हाई आरपीएम पे जाती है। बंदा थोड़ा सा लेजर स्मूथ फील करता है। छठा गियर होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा लेस चलती है। और हाँ, अब इसमें मेरे को ये बता दो, माइलेज को लेके पेट्रोल पे क्या माइलेज दे रही है पेट्रोल में चलने पे ये गाड़ी? पेट्रोल पे मैंने चलाई नहीं है ज़्यादा, 40-50 किलोमीटर ही चलाई है पेट्रोल पे। उस 40-50 किलोमीटर में कितनी दी इसने? तब तो बिल्कुल नया इंजन था, तो 14-15 का था तब तो। 14-15 की फिर भी आपको दी है ना? हाँ। और ये हाईवे पे कि सिटी में? सिटी में। सिटी में 14-15। वैसे पेट्रोल इंजन में मैं बता देता हूँ, जिन भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, हाईवे पे 18 से 20 की माइलेज लोग इससे निकालने लग गए हैं, और सिटी में 14 से 15 की माइलेज इससे निकाल रहे हैं। अब आ जाओ सीएनजी पे। सीएनजी पे कितने किलो गैस ये आ जाती है इसके अंदर इजीली? देखो, जो मैं बिल्कुल जब टैंक एम्प्टी होने वाला होता है तब फुली कराता हूँ, तो 6.5 किलो तक भर जाती है एम्प्टी के बाद। एम्प्टी के बाद बिल्कुल डोट एम्प्टी के पाई आधी किलो रहती है? नहीं, थोड़ी बहुत तो बची रहती है। ठीक है। तो 6.5 किलो तक आ जाती है। काट पीट के 8 kg तक गैस इस सिलेंडर में आ जाती है। जनरली सीएनजी कार जितनी भी इंडिया में मौजूद है, उनमें सारों में 8 kg तक ऑन एन एवरेज, मौसम का, प्रेशर का, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, 8 kg तक इसमें आ जाती है। आपकी सीएनजी पे क्या माइलेज देती है ये कार? मुझे आराम से 25 का मिल रहा है। 25 किलोमीटर पर kg का भाई साहब को माइलेज मिल रहा है। हाँ, पर मैं हाईवे पे चलाता हूँ पूरा, तो। और ये हाईवे पे है। क्या स्पीड है आपकी? 80 से 100 ही चलाता हूँ। और सिटी में जब ये चलती है तब? सिटी में ज़्यादा चलाई नहीं है मैंने। पर मेरा जो थोड़ी बहुत चलती है वो एवरेज वही है 25। एवरेज 25 किलोमीटर पर kg का भाई साहब को एग्रीगेट माइलेज मिल रहा है। बड़ी ऑनेस्ट माइलेज है, मैं भी आपकी माइलेज से एग्री करता हूँ कि 25 किलोमीटर पर kg का ये गाड़ी माइलेज उन्होंने बोला था कि 10,000 किलोमीटर के बाद 25 का देगी, पर अभी दे रही है। अभी दे रही है। अब आप नेक्सॉन लेते हो या कोई और लेते हो, वहाँ टर्बो इंजन है, तो माइलेज ना वहाँ बड़ी फ्लक्चुएट करती है। इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, यहाँ इतनी फ्लक्चुएशन है नहीं माइलेज की। तो जो भी इसको प्लान कर रहा है 25 किलोमीटर पर kg का माइलेज भाई साहब आज की डेट में बता रहे हैं। अब मेरे को बताओ, 17 इंच के आपको टायर मिले हैं भाई साहब, क्या इस टायर साइज से सेटिस्फाई हो, या ये नॉइजी है? थोड़ी नॉइजी है, वो मारुति की हर कार ही होती है, मैंने सुना है। ठीक है, टायरों की गूंज आती है। हाँ, थोड़ी गूंज आती है। ये पता मैंने क्यों कहा? मैं इनके साथ एक कार चलाने गया भाई, गूंज रही थी। हाँ, गूंज आती है। मतलब वो ब्रिक्स वाली सड़क थी,
इन्हीं गूंज बन गई, बननी नहीं चाहिए थी। ब्रिक्स वाली रोड पे ही आती है, अगर प्लेन रोड है उस पे नहीं है इतना, पर ब्रिक्स वाली रोड पे गूंज है। अच्छी खासी गूंज थी। हाँ 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार की। इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से लगा, आपने कहा नीचे तो लगती नहीं, पर बॉडी रोल तो आया होगा, इतनी हायर ग्राउंड क्लियरेंस है तो। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वो बॉडी रोल फील नहीं हुआ ना। यहाँ पे सबको एक चीज़ दिखाता हूँ, पीछे आओ, आप भी आओ सर। देखो ये कार बड़ी अच्छी लग रही है ना, लेकिन अगर मैं इससे दूर खड़ा हूँ ना, तो वो नीचे ना एग्जॉस्ट का वो पाइप सा दिख रहा है, वो पाइप बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना जी। अब ये लगेगा तो नहीं कहीं, वो तो चलो कोई बात नहीं, सिडान आती हैं उनका भी कहीं कुछ नहीं लगता, इसकी तो है, लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है? नहीं है थोड़ा, लेकिन कार अनडाउटली अच्छी है। अब मुझे ये बता दो, इसमें ऑल 4 डिस्क है कि फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है? ब्रेक्स तो सारे डिस्क हैं। सारे डिस्क है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है हाईवे पे? अच्छी है, बस ब्रेक पैडल आवाज़ करता है। ब्रेक पैडल हाँ, जिस पैडल को आप मारते हो वो आवाज़ करता है? कैसी आवाज़ करता है? मेरे पे जो फोर्ड की थी उसमें नहीं करता था, वो फोर्ड छोड़ने पे। अभी तो कार ऑफ है तो अभी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये सर का कहना है कि ये जो ब्रेक पैडल है ना, हाँ, ये छोड़ने पे आपका ब्रेक पैडल आवाज़ कर रहा है। मैंने सर्विस सेंटर पे बोला था ये आवाज़ क्यों कर रहा है, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये मारुति कार में करता है। नहीं करता, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने सर्विस सेंटर पे बताया था, ऐसे उन्होंने बोला कि करेगा। नहीं, आप सर्विस सेंटर चेंज करो, दूसरी जगह करो, क्योंकि कई बार ब्रेक्स में वैक्यूम जम जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी हवा बन जाती है। वो हवा हुआ काटते हैं, थोड़ा सा ऑयल लीक होता है और वहाँ से ऑयल रिफिल करते हैं, तो ये हवा से कट जाती है, फिर ये ठीक हो जाता है। मेरे को आलस में बोल दिया उन्होंने आपको, यार क्या बात कर रहे हो, आपकी कार में है ये, जनरली नहीं होता। और उनको अगली बार या तो सर्विस स्टेशन चेंज कर लेना, या उनको कहना ये सॉर्ट आउट कर दो ब्रदर, मेरे को अनोइंग लग रहा है। हाँ बहुत अनोइंग है ना, बहुत अनोइंग है। अब इसमें आप ये बताओ, इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है जी, ठीक है, ऑटोमेटिक एसी है, लेकिन इसमें ऑटो का बटन नहीं है। देखो भाई, सबको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, सारे बटन्स मिलेंगे, बट इसमें फ़ैन स्पीड है, एसी ऑन ऑफ है, वो जो फ्रेश एयर चाहिए या अंदर ही एयर सर्कुलेट हो वो है, फ्रंट डिफोगर है, रियर डिफोगर है, दोनों है। इसमें ऑटो का बटन नहीं है, ऑटो का बटन एसी का स्क्रीन के अंदर आता है जी, है ना। हाँ जी, ऑटो का बटन भी बाहर होना चाहिए था, मतलब मैं कमियां नहीं निकाल रहा, मैं बात बता रहा हूँ। देखो ऑटो का बटन यहाँ है, ये रहा ऑटो का बटन, ऑटो ऑन ऑटो ऑफ, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो का बटन नहीं मिल रहा। बाकी सब ठीक है, आर्म रेस्ट भी मिल रहा है ना मेरे भाई। ये आपको मैनूवर करने में कैसी लगी ये कार, जो इसको चलाने में आपको लगा कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, फ्लफी इन साइज़ है या इजी टू है? इजी। क्या पीछे इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से? हाँ इजीली। पक्का? हाँ आओ, पहले आप फिर मैं, बिल्कुल, है ना, पूरी जजमेंट करेंगे भाई दोनों मिलके। आप जाओ परली तरफ, ठीक है। इसकी सीट में रिक्लाइनर नहीं है? नहीं रिक्लाइनर, इसमें रिक्लाइनर नहीं है, थोड़ी सी खड़ी सीट है जी। मतलब आप ये लगा लो कि लंबे सफ़र पर बड़ी कार है, थोड़ा सा रिक्लाइनर होता, इट वुड बी बेनिफिट। रियर सीट्स वैसे बता रहा हूँ, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, वो थोड़ी सी ऊंची लग रही है। हाँ फ्रंट सीट से तो ऊंची है ना। रियर सीट थोड़ी सी ऊंची है और थोड़ी सी लेस रिक्लाइंड है, 3 लोग बैठ सकते हैं। आप पतले हो, मैं थोड़ा मोटा हूँ, 3 लोग फंस जाएंगे, मतलब फुली नहीं, खुले नहीं बैठ सकते हैं, बट उनके शोल्डर टकराएंगे। और हेडरूम की अगर बात करें तो 6 फुट तक का आदमी तो इजीली बैठ जाएगा। हाँ, उससे ऊपर वाला, पहली बात उससे ऊपर वाले है ही कहाँ आजकल है ना, जो होगा उसे आगे बिठा देंगे। रियर सीट्स मुझे एवरेज लग रही है। आप तो बैठे नहीं, मैं पीछे नहीं बैठा है ना, बट वैसे कूल है। आ जाओ सर। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें के बाद सर से कंक्लूजन लेने वाले हैं, लेकिन वो जाने से पहले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर का थैंक यू बोलो। ये जा रहे थे, मैंने रोक दिया, मैंने कहा सर एक रिव्यू दे के जाओ, हमारे लिए हेल्पफुल होगा व्यूवर्स के लिए। तो इन्होंने मुझे रो एंड ऑनेस्ट और नेचुरल सा रिव्यू देना ठीक समझा, मैं इनका थैंकफुल हूँ। एक हाइप का ऑप्शन आया नया, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो हाइप कर दिया करो, हमारे जैसे क्रिएटर्स की हेल्प हो जाती है, वीडियो ज़्यादा सराउंड होती है।
है ना भाई। रोहन बॉयज आपको रिव्यू दे रहे हैं। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब ये बता दो कि इस गाड़ी को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? इतने पैसे हैं तो इस पे लगाएं या रहने दें? नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल ठीक है, टोटली सेटिस्फाइड। टोटली सेटिस्फाइड हो। मैं अपना एक एड ऑन दे दूं? जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। मेरा इसमें ये एड ऑन है भाई साहब। मारुति विक्टोरिस से एक ही शिकायत होती थी मारुति से कि सेफ्टी नहीं है। अब इस कार में 6 एयरबैग और 5 स्टार रेटिंग मिल गई तो वो शिकायत खत्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कार को लेना चाहते हो लो, बेस वेरिएंट अगर प्लान कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ों का याद रखना कि स्पीकर 2 हैं, स्टेपनी नहीं है, ये बॉडी कलर्ड नहीं है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी कार इज़ अनडाउटली गुड। और रियर सीट्स का थोड़ा सा मैंने आपको मेंशन कर दिया है जो मुझे फील हुआ। ये मेरा व्यू है कार को लेके, ये कोई स्टैंप नहीं है कि कार ऐसी है, ये मेरा व्यू है। थैंक यू सर। दिव्यांश भाई का धन्यवाद जो मिले, जिन्होंने रव और अनबेस्ट रिव्यू दिया। आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, वहाँ से हमें हेलो हाई करो, हम आपके साथ वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू बडी।